नमस्कार दोस्तों, स्टडी संग्राम पर मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो पूरी वीडियो आप देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यह वर्णमाला की क्लास सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उन सब का यह निचोड़ है। आप प्रश्न बहुत पढ़ेंगे पर यह समझ लीजिए यह थ्योरी प्लस प्रश्न की क्लास है और यह प्रीवियस ईयर की भी क्लास है। हम तो कहते हैं बीएड एंट्रेंस नहीं, आप टेट का एग्जाम या किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, अगर वर्णमाला आ रही है तो इस क्लास को आप जरूर देख कर जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम काफ़ी चीज़ें बताएंगे। वर्णमाला आप बुक खोलते हैं आपको ऐसे मिलता है स्वर लिखा होता है, व्यंजन लिखा होता है, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के भी प्रकार होते हैं, हार्श स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सर जो स्वर होते हैं इसमें कई प्रकार होते हैं, बल्कि हम यहाँ आपको प्रकार हम भी आपको बता सकते हैं पर नहीं बताएंगे, क्योंकि यह बीएड ओरिएंटेड मास्टर क्लास है। सिंगल प्रश्न आपके अगर वर्णमाला से आया तो बाहर नहीं जाएगा। सिंगल प्रश्न की बात करते हैं, वर्णमाला से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लेवल बीएड का लेवल 2022 का ए लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न यहीं से आएंगे और 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो भैया ढंग से पूरी क्लास जरूर देखिए, फिर जाके आप प्रश्न हल कीजिए, आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी के बारे में। अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में जानेंगे। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, या आपको बताया जाएगा कि अब आपसे कोई पूछता होगा कि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो आपको बता दें जब कोई राष्ट्र होता है, जब आम बोलचाल की भाषा में, जैसे मान लीजिए क्या है, ये राष्ट्र है, ये आपका पूरा यह राष्ट्र होता है। जब यह राष्ट्र होता है आम बोलचाल की भाषा में किसी भाषा का प्रयोग करता है, आम बोलचाल में मतलब वहाँ की जनता जो है आम बोलचाल में उस भाषा का प्रयोग करे, तो जब आम बोलचाल में उस पूरे भाषा का जब वह प्रयोग करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वह राष्ट्रभाषा हो जाती है। बल्कि जब कोई राज्य हो, मतलब जब आम बोलचाल भाषा में अधिकांश से अधिक लोग उस भाषा का इस्तेमाल करें तो वह राष्ट्रभाषा हो जाता है। जबकि राजभाषा सर क्या होता है, तो आपको बताते हैं राजभाषा में क्या अंतर होता है। तो राजभाषा, अब राजभाषा सर क्या होता है, अब राजभाषा वह होता है जब सरकारी कामकाज या जब सरकारी कामकाज या सरकारी प्रशासन, सरकार द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा है उस भाषा में चलाया जा रहा हो, वह राजभाषा होता है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, मतलब जब सरकारी प्रशासन या सरकारी कामकाज जो इस भाषा में चले वह राजभाषा होती है। तो आपको जब पूरे भारत में क्या है, सरकारी प्रशासन अधिकांश हिंदी में चलता है, सरकार हिंदी में कार्यक्रम चलाती है, तो क्या है, यह राजभाषा हो जाती है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर यह राजभाषा हो गई, यह राजभाषा हो गई, तो राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिलती है, इसके बारे में भी जानना चाहिए कि राजभाषा के रूप में सर मान्यता कब मिलती है। तो आपको बता दें राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिलती है, 14 सितंबर, या आप लिख भी सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 को जो है कानूनी तौर पर, मतलब वैधानिक रूप से राजभाषा को मान्यता, हिंदी की राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी जाती है। और यहाँ से कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकांश आपका पूछा जाता है। अब यह तो आप बिल्कुल लिख ही सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक मार्कर दूसरा ले लें जिससे आपको समझ में आ जाए। देखते हैं फिर आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, मिल गया। अब यहाँ पे जो है आप इसे लिख सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 को जो है मान्यता मिलती है, आपसे पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्या, हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, तो जब क्लियर है कि भैया जब किसी का जन्मदिवस होता है, जब किसी बच्चे का जन्मदिवस होता है तो उसी दिन उसका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को मिलती है, तो इसका मतलब 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाएगा।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर जब आप लिखेंगे तो 14 सितंबर को सर क्या मनाया जाएगा, राजभाषा हिंदी दिवस, या तो हिंदी दिवस लिखा रहेगा या राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिखा रहेगा, तो 14 सितंबर को मनाया जाएगा। जबकि आपसे कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस की जब बात आएगी तो वहां पे आपको 14 सितंबर ना करके प्रश्न आपको देख लेना है कि कौन सा पूछा है, विश्व पूछा है सिर्फ अगर हिंदी दिया है, या राष्ट्र जो होता है हिंदी दिवस सिर्फ दिया गया है, या राष्ट्रीय हिंदी दिवस दिया गया है, तब 14 सितंबर, और अगर विश्व हिंदी दिवस दिया गया है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से यह चीज क्लियर हो गई, 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन गए। अब एक दिया गया है सर, यह जो संविधान जब वैधानिक रूप से इसे मान्यता मिली है तो हमारे अनुच्छेद में होगा, हमारे संविधान के भाग में होगा, या हमारे किसी जो है अनुसूची में होगी भाषा, तो भाषा से क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा सर क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि इसकी क्या होगी, देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा जो होती है वह हिंदी होगी, और लिपि जो है देवनागरी लिपि क्या होती है सर, देवनागरी लिपि जो होती है आप कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखते हैं, तो बाएं से दाएं जो लिखी जाती है वह सर देवनागरी लिपि होती है। अब देवनागरी लिपि होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, या किस अनुच्छेद में है, तो यह जो आपका है अनुच्छेद 343 में दिया गया है। अनुच्छेद जो आपका है 343, या आप जो चीजें हम बता रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट और किसी ना किसी एग्जाम में आई हैं, तो अनुच्छेद 343 क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और इसकी लिपि जो होगी वह देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, तो हम पता है कि देवनागरी ही लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है सर, किस अनुसूची में है, संविधान में अनुसूची है, अनुसूची तो आपको पता ही है, तो किस अनुसूची में भाषा है, तो वहां पे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा दी गई है, 8वीं अनुसूची जो होती है आपकी उसमें जो है भाषा दी गई है। संविधान के भाग में राजभाषा, मतलब राजभाषा कितने संविधान के किस भाग में दी गई है, या भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से कौन से क्वेश्चन बने हैं उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अब जैसे भाग में पूछा गया है और कई चीजें पूछी गई हैं आपसे, जैसे भाग में पूछा गया तो संविधान के किस भाग में है सर, तो संविधान के भाग 17 में जो है आपकी राजभाषा होती है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा होती हैं। अब इसके बारे में भी हम जब पॉलिटी पढ़ा देंगे वहां से भी एक प्रश्न हम बता देंगे जिसमें 8वीं अनुसूची में पूरी भाषाएं बता दी जाएंगी। अब यहां से आप पूरा एक बार फिर से क्लियर कर सकते हैं, सर हिंदी क्या है, राजभाषा है, मान्यता कब मिली, 14 सितंबर 1949 को मिलती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी, या किस अनुच्छेद में है, तो यह सर 343 अनुच्छेद में है। और संविधान की जो हिंदी राजभाषा है यह किस अनुसूची में है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और क्या है, भाग किस भाग में है सर, तो भाग 17 में जो संविधान की भाषाएं हैं वह भाग राजभाषाएं हैं वह भाग 17 में। यह चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन सा है, चैप्टर 1 है वर्णमाला। अब वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। वर्णमाला क्या होता है सर, तो पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। जैसे आप मोतियों की माला होती है तो उसमें मोती की माला होती है, मोतियों से जुड़कर माला बनती है। अब यहाँ पे वर्णमाला है तो वर्णों से जुड़कर वर्णमाला बनती है। अब वर्ण के बारे में सबसे पहले जानेंगे, वर्ण क्या होता है सर, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है सर लिखित ध्वनि होती है। लिखित ध्वनि सर क्या होती है, जैसे हमने कहा
आ कहा, अब ये आ कह रहे हैं तो यह ध्वनि निकल रही है, जबकि इसे लिखित रूप दे दें तो यह क्या हो जाता है सर, वर्ड हो जाता है, वर्ड हो जाता है। अब वर्ड सर हो जाता है, अगर वर्ड होता है, वर्ड का अर्थ और क्या होता है सर, वर्ड का अर्थ और होता है अक्षर होता है सर, अक्षर होता है। अक्षर का अर्थ सर क्या होता है, अनाशवान, या भी आप लिख सकते हैं अनाशवान होता है। अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनाशवान होता है, जिसे नष्ट ना किया जा सके। भैया आप इसे अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसे आप नष्ट नहीं कर सकते, इसे आप अलग नहीं कर सकते, तो यह क्या होता है, वर्ड होता है। वर्ड को ही अक्षर कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनाशवान होता है, जिसे नष्ट न किया जा सके। अब यह चीज भी क्लियर हो चुका होगा आपको। पूछा जाएगा आपसे, एक प्रश्न पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजीटी 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था, तो हम आपको बता रहे हैं कौन सा प्रश्न है। हमने लिखा भी था कि वह कौन सा प्रश्न था, कि यहाँ से हाँ जो एक प्रश्न आपका पूछा गया था उसे हम आपको बता रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे एक पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब आपको वहां पे ऑप्शन दिया था, ध्वनि दिया था और वर्ड नहीं दिया था। वहां पे दिया गया था ध्वनि दिया गया था, वर्ड नहीं दिया गया था। अब आपको क्या करना है, ध्वनि याद रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यह आपको याद रखना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सर क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन कहीं कहीं ना दे करके आपको ऑप्शन में दो में से एक ही देगा, या तो ध्वनि देगा या वर्ड देगा। ध्वनि क्या होती है, सबसे छोटी होती है, और वर्ड क्या होता है सर, अगर ध्वनि नहीं दिया है ऑप्शन में तब वर्ड सही हो जाएगा, अगर दोनों दिया है तब ध्वनि ही सही होगा, क्योंकि तब ध्वनि ही सही होगा। ध्वनि क्या बताए, यह जो होता है मौखिक आधार पर आप बोलते हैं तो यह ध्वनि होती है, और वर्ड जो होता है यह लिखित रूप ध्वनि का होता है। तो वर्णमाला की मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, यह आप याद कर सकते हैं, यह आप बिल्कुल रट लीजिए। अब यहां से क्या है, अब वर्ड तो क्लियर हो गया आपका, ध्वनि क्या होता है, वर्ड क्या होता है। अब वर्डों से मिलकर तो वर्णमाला बनी है, तो हम बात करेंगे स्वर होता है, वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सर स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब यह चीज आपको बतानी होगी। तो स्वर क्या होते हैं सर, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, जिनको उच्चारण करने में किसी वर्ड की सहायता न ली जाए, मतलब जो किसी पे आश्रित नहीं होते या किसी से के द्वारा उच्चारण करके बोले नहीं जाते, मतलब वह अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे आ बोलेंगे, अब स्वर इतने हैं आपको बता दें, आ ई ई उ री ए आए ओ आओ अंग आहा। आपने बचपन में इतने ही पढ़े थे। अभी आपको यहाँ पे लगेगा, आपसे पूछा जाएगा अगर आपने बचपन से लेकर के आज किताब उठाई है हिंदी की कि अब हिंदी पढ़ लेते हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने तो बचपन में 13 स्वर पढ़े थे, अभी जब हम बताएंगे कितने स्वर होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि हिंदी में कुल टोटल 11 स्वर होते हैं। जो आपने पढ़े थे बचपन में वो 2 स्वर बेचारे कहाँ चले गए, संस्कृत में चले गए। अगर आप जब संस्कृत में पढ़ेंगे तब 13 पढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं आ यह चीज आपको क्लियर करा देते हैं, आ ई उ री ए आए ओ आओ अंग आहा, यह आपके स्वर होते हैं। और क्या होते हैं ये सर, आपके पूरे व्यंजन होते हैं। यह आपके क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के बारे में बता दिया जाए, जैसे का, जैसे यह होता है के है, के खे गे घे अंगे, तो यह क्या होता है सर, के खे गे घे अंगा। तो यह क्या होगा, ये क्या आपका होगा का वर्ग, इसे आप क्या कहेंगे, का वर्ग कहेंगे। का वर्ग में क्या आता है, 5 लोग आते, के खे गे घे अंगा, फिर चा छे जा झे इया, इसमें क्या होता है चा वर्ग आता है, यह चा वर्ग हो जाता है। यह आपका क्या हो गया, चा वर्ग हो गया। फिर क्या है टा ठा डा ढा अड़ा, यह चीज आपको है। तो यहां पे क्या होता है सर,
यहाँ पे जो आपका ट ठ ढ अड़ होता है, यह क्या होता है सर, ये टा वर्ग होता है। मतलब जो मुखिया होता है, या मुखिया आपका होता है पहला अक्षर, मुखिया के वर्ग के नाम से जाना जाता है, तो यह क्या होगा सर, यह टा वर्ग हो जाएगा। यह क्या होगा, यह टा वर्ग हो जाएगा। अब ता है था दा धा ना, यह होता है ता वर्ग। अभी यह चीज आपको क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको जब बताएंगे वहां पे तब आपकी क्लियर चीज हो जाएगी, या भी आप समझ सकते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग क्या होता है, यह भी आपको बताया जाएगा। पा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, टा वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग। अब यह चीज आपको क्लियर हो गई। या रा लावा होता है, सा सा हा छा त्रंग या शा, यह सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां से कौन से प्रश्न बनेंगे, अब आपसे पूछा जाएगा, इनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं केवल आपके एग्जाम में। यहां से क्या वो इंपॉर्टेंट है, उच्चारण स्थान इनके पूछे जाएंगे। और उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्या होता है, अब यहाँ पे स्वर जो है यहाँ पे दो पार्ट में दिए गए हैं, हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब यहां से जो प्रश्न बनने की संभावना है वह बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन उठाएंगे, स्वर। स्वर आपको बता ही दिया, स्वतंत्र होते हैं, किसी के द्वारा उच्चारित नहीं होते हैं, किसी की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, जैसे किसी की सहायता न ली जाए। तो अब क्या है, हार्श स्वर बात करेंगे। हार्श स्वर बात करेंगे। हार्श स्वर क्या होते हैं सर, जो जिनमें बोलने में बिल्कुल कम समय लगे, जिनको बोलने में कम समय लगे, मतलब एक गुना समय लगे और तुरंत उच्चारित हो जाएं, मतलब कम से अ ई उ री, आ ई उ री। जैसे आपका क्या होता है, इसे डाल सकते हैं, अगर आपने जो है इसको नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे आपको लिखते हैं ये वाला चीज कि हार्श स्वर क्या होता है। तो हार्श स्वर क्या होता है सर, आ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। आ होता है, ई होता है, उ होता है, री होता है। आ ई उ री। अब यह क्या है आपका, यह तो है हार्श स्वर। हार्श स्वर होता है। हार्श स्वर कितने होते हैं सर, चार होते हैं। हार्श स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। अ ई उ री होता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनसे इन्हें बोलने में एक गुना समय लगा, इन्हें बोलने में दुगुना, मतलब इससे अधिक समय लगे। इसे बोला अ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आ, तो यहाँ पे डबल मात्रा लग जाती है। तो अब यहाँ पे चार स्वर हो गए। हमने क्या बताए थे, आपके स्वर कितने बताए, अभी स्वर नहीं बताए थे आपको, तो अभी बता रहे हैं। स्वर में आपका क्या बचा, बड़ा बचा, बड़ी बचा, और ये बचा बड़ा ऊ बचा, ए आए ओ आओ बचा। अब यहाँ पे आप ऐसे उतार दीजिए, आप पहले स्वर पढ़ लीजिएगा, फिर बड़ा है बचा, बड़ी ई बचा, बड़ा ऊ बचा, ए बचा, आए बचा और आओ बचा। अब यह कितने हो गए सर, अब ये कितने हो गए, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या रह गया शेष, आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ रह गया। देखिए इस तरह आप देख भी सकते हैं कि कौन से हमने नहीं उठाए। तो यह क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, इनमें डबल मात्रा या दुगुना समय, हार्श स्वर से दुगुना समय लगता है। अब यहाँ पे जो आपका क्या है, 7 हो गए। ये दीर्घ स्वर आपसे पूछ सकता है सर कितने होते हैं सर, तो 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए ओ आओ होता है। अब यह हार्श स्वर दीर्घ स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब आपको बताते हैं कुल स्वर कितने होते हैं, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर सर 11 होते हैं। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। अब आप कहेंगे या अंग और आहा क्या गया सर, कहाँ गया, तो जो अंग आहा होता है यह सर क्या होता है, यह आपका अनुस्वार होता है, या अनुस्वार होता है। और या आहा जो होता है, जिसे आप हा के रूप में भी कभी कभी प्रयोग करते हैं, उच्चारण जो हा के रूप में कभी कभी हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, या विसर्ग होता है। यही जाके आपके संधि में विसर्ग संधि की में भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग सर कहाँ होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत में जब प्रयोग होगा
तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब तत्सम शब्द बोलेंगे। तो मतलब यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, या बीएड में पूछा गया था कि जो विसर्ग होते हैं यह किसमें प्रयोग होते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग कब सर किसमें होता है, तो विसर्ग का प्रयोग सर तत्सम शब्दों में होता है, या अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। यहां से यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं, या आपको पूरे 11 याद लिखे हैं स्वर लिख सकते हैं आप कि यहां से 11 होते हैं। बल्कि अंग आह जो होता है यह विसर्ग के रूप में सम्मिलित होता है, और यह तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। अब यहां से यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बताएंगे आपको व्यंजन के उच्चारण स्थान और व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं। अब यह चीज आप लिख सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। जगह यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे मिटाल कर आपको बता रहे हैं। अब क्या है, स्पर्श व्यंजन बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन सर कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपको 25 भी मिल सकते हैं बुक में, अगर आपसे दिया गया है 25 होते हैं या 27 होते हैं, तब आपको 25 और 27 दोनों ऑप्शन में दिया गया हो तब वहां पे आपको 27 क्लिक करना है। वैसे आपको 25 करके चले आना है अगर 25 दिया गया है। तो अगर आप 27 दिया गया है तो क्या होता है सर, तो 25 होता है तो क्या होता है, और 27 होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, का वर्ग से लेकर के का वर्ग से लेकर का वर्ग से लेकर का वर्ग से लेकर के मा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का से पा वर्ग तक, मतलब क्या होता है, का से लेकर के पा वर्ग तक मान लीजिए पूरा पा वर्ग आपका आ जाएगा। मतलब जो होता है आपका इस तरह आप कर सकते हैं, 25 5 गुणे 5 25 होता है, तो इस तरह आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, या चीज जो है आप लिख सकते हैं, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होता है। देखें अब क्या होता है, या का ख ग घ अंग, मतलब 5 होते हैं। पा वर्ग तक होता है पा फा भामा, 25 हो गए। तो सर कितने हो गए, 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संग्रहीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इसे कहते हैं, वर्गीय व्यंजन इसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसे कहेंगे आप, वर्गीय व्यंजन कहेंगे। तो सर कितने होते हैं सर, तो यह 25 होते हैं सर, 25 होते हैं। तो दो आपने कौन बताए, 27 बताए कि 27 होगा तो सही हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो वहां पे जब हम 27 मानते हैं, 25 प्लस 2 कौन से वो मानते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपका होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपके 2 होते हैं वह कौन से सर होते हैं, या जो होते हैं इनके नीचे बस नुक्ता लगा दीजिए, आप नुक्ता लगा दीजिए। मतलब क्या है, ये ढे होता है, ड़ आ होता है, और यह सदैव क्या होते हैं सर, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग सर कहाँ होता है, शब्दों के बीच में सदैव होगा। यहाँ पे याद रखिए कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग सर शब्दों के सदैव बीच में आज तक हुआ है और होता रहेगा। शब्दों के बीच में सर क्या है, येड़ा होता है, तो क्या करते हैं सर, सड़क होता है, सड़क होता है। तो यह सदैव शब्दों के बीच में प्रयोग होता है। शब्दों के बीच में देखिए आप प्रयोग हुआ, और इसका प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग क्या होगा, मेढक आप कर सकते हैं, मेढक, मेढक आप करेंगे, मेढक, मेढक जब आप करेंगे तो यहां पे क्या होता है, मेढक मतलब ढा हो जाता है। तो यह शब्दों के सदैव बीच में प्रयोग होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, या वर्गीय व्यंजन मतलब वर्ग में है, 5 के वर्ग में है, तो इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यह चीज उत्क्षिप्त व्यंजन आपको अगर 25 मिले तो 25 होता है, जैसे स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। या आप लिख सकते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, या तो वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको क्या बताते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्या होता है कि जैसे पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन, या आपसे पूछा जाएगा वर्गीय व्यंजन, ये दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक से लिखते हैं यहां पे, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन।
की संख्या होती है, अब आपसे दिया गया, फिर यहां पे दिया गया 20, 22, 24 और 27। अब हम सोच कर रहे थे कि 25 आएगा और 25 आएगा या 27 आएगा, उसमें से 27 हम सही कर देंगे। जब 27 होगा और 25 होगा तो 27 सही हो जाएगा। पर जब हम गए, हमें 20 मिला, 22 मिला, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या होती है, इसे वर्गीय व्यंजन भी आप कहते हैं। यह प्रश्न आपका हो गया। अब जब यहाँ पे हो पूछा है, अब यहाँ पे जब हम सोच कर गए कि 27 से होगा तो यहाँ पे आपका 27 सही हो जाएगा। जब 27 ऑप्शन में मिल गया, 25 नहीं मिला। अगर 25 मिल भी जाता, अगर मान लीजिए यहाँ 25 दिया भी होता, तब भी आपका 27 सही हो जाता, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन को हम जब काउंट कर लेते हैं तो 27 ही सही होगा अगर 27 ऑप्शन में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर दिया गया तो 27 ना दिया गया होता, मान लीजिए आपका एग्जाम में 27 नहीं दिया गया है, एग्जामिनर भी सोच रहा है कि बता दो 25 ही बता दो, तब 25 आप सही कर देंगे। जब आपको 27 ऑप्शन में दिया होगा तो आप 27 क्लिक करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन सर क्या होते हैं? का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक पूरे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, या बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। कोई बिल्कुल आपका बेशक इस तरह है कि आप क्लास देखिए और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, और काफी कम समय में चीजों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सर अंतस्थ व्यंजन आपने बहुत पढ़ा बुक में। अंतस्थ व्यंजन सर क्या होते हैं सर? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं सर? या हमने बताया वर्गीय होते हैं। अब या रा ला वा, या रा ला वा, या सर क्या होते हैं? यह आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। मतलब आपको क्या बताए हम? हार्श स्वर कितने होते थे? 4 होते थे। दीर्घ स्वर कितने होते थे? 7 होते थे। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते थे? 27 होते थे। मतलब हम 27 से जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या रा ला वा होता है, या रा ला वा होता है। फिर क्या होता है सर? या रा ला वा होता है। आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन के बारे में भी हम जानेंगे। शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने अरबी फारसी जो शब्द होते थे का, खा, जा, फा के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया था। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, इन्होंने नुक्ता लगाने का कार्य किया था। तो नुक्ता क्या होता है सर? सर जैसे जा होता है और फा होता है, जैसे जा और फा लिखा है, यहाँ पे नुक्ता लगा दिया तो यह क्या हो जाता है सर? यह अरबी फारसी ध्वनियाँ हो जाती हैं, या अरबी फारसी ध्वनियाँ हो जाती हैं। इसे ही आप आगत व्यंजन कहते हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, इनमें से आगत व्यंजन बताइए। तो जिसके नीचे भैया नुक्ता लगा हो जा और फा, वह आगत व्यंजन हो जाता है। तो आगत व्यंजन कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। अभी आपको जो बीएड एंट्रेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन सर क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी से क्वेश्चन आपसे लगातार कंटिन्यू पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन सर क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन भी एक चीज होता है और संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे एक ही चीज है, बिल्कुल सेम ही ये है ही, हमने अलग अलग लिख दिया। अब समझ लीजिए ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिसमें गर्म वायु निकलती हो। मतलब एक क्या है, मतलब इसमें अंतस्थ व्यंजन क्या था? बोल रहे या र ला व आसानी से हम बोल रहे थे, या र ला बोल रहे थे। बल्कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन आपको बताते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं सर? ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं या आप बिल्कुल लिख ही सकते हैं। सा होता है सर, सा होता है, ये वाला चीज होता है पूरा। से होता है, सा स ह होता है, शा 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 और शा और हा होता है। या क्या आपका होता है सर?
ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके गर्म वायु निकलेगी। जैसे आप बोलेंगे शौ शौ शौ, तो यह क्या है, गर्म वायु निकल रही है। अब यहां से 4 होते हैं सर ऊष्म व्यंजन, सर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका क्या उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा, या सर उच्चारण स्थान कौन सा है, या आप लिख लीजिए। यहां से एक प्रश्न आना ही आना है, ऊष्म व्यंजन से एक प्रश्न सदैव कंटिन्यू पूछा गया है। तो यह तालु होता है सर, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु या तालव्य आप कह सकते हैं। तालु होता है या तालव्य, मतलब ये बना है गोला आकार का, मतलब यह तालव्य या तालु से उच्चारण स्थान होता है। इससे क्या कहेंगे सर, मूर्धन्य होता है या कठोर ध्वनि होता है, मतलब स कहेंगे, षटकोण वाला सा जिसे आप कहते थे आम भाषा में, यह क्या होता है, मूर्धन्य होता है। दांत से उच्चारण या दंत द्वारा उच्चारण किसका होता है, तो दंत उच्चारण किसका होता है सर, या दंत सा होता है। यह प्रश्न आपसे कंटिन्यू पूछे जाते हैं, दंत सा होता है, मूर्धन्य सा होता है, तालव्य सा होता है। और काकल्य ध्वनि आपसे पूछा जाए, काकल्य ध्वनि जो आपसे पूछा जाए तो हा हो जाता है। यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यह ऊष्म व्यंजन सर कितने हो गए, ऊष्म व्यंजन सर 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन सर कितने हो गए, 4 हो गए। सा श ह हो गया। शा या क्या होता है, तालु वाला होता है। और अगर षटकोण वाला पूछा जाए तो मूर्धन्य होता है। दंत सा पूछा जाए तो यह सा वाला होता है। ह क्या होता है, काकल्य ध्वनि होता है। नेक्स्ट आपको बताने का प्रयास हम करेंगे कि और कौन सा है। ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन, यह 4 हो गए आपके, और समझ में भी आ रहा होगा, हम आशा कर सकते हैं। फिर आपको बताते हैं क्या है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, यह भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। छा, अब यह वाला है, छा है, त्रा है, ज्ञा है, श्रा है। अब क्या है, छा ज्ञा, छा त्रा ज्ञा श्रा, या आप लिख लीजिएगा कि कौन सा होता है, छा त्रंग ज्ञा श्रा होता है। यहां पे आप क्या होता है, जिसमें हलंत लगा होता है उसमें स्वर का प्रयोग नहीं होता है, यह आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए का लिखा है तो इसमें लगा है कि स्वर लगा है, अगर इसमें हलंत लगा दिया जाए तो यह व्यंजन हो जाएगा, इसमें मतलब स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह होता है सर इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे छा है तो का धन सा मिलेगा आपको कई बुक में, तो आपको वह गलत हो जाएगा। जबकि आपको ऐसे मिले हलंत लगा हो तब यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। का धन सा से यह मिलकर छा जो है आपका बनता है, का धन सा से मिलकर जो है आपका क्या बनता है सर, छा बनता है। फिर ऐसे क्या करेंगे, ता करेंगे, फिर क्या करेंगे, रा करेंगे, त्रा बनता है। यह जो है आपका आधा है, जिसमें हलंत लगा हो उसमें स्वर का प्रयोग आपका नहीं होता है। जा है, धन इया है, यह क्या होता है सर, ज्ञा होता है। सर श्रा क्या होता है, श्रा कौन होता है, दंत सा इसमें प्रयोग होगा या तालव्य सा प्रयोग होगा, या आप देख सकते हैं तो इसमें जो होगा तालव्य सा मतलब तालु द्वारा जो होता है तो तालुदा सा प्रयोग होता है, तो सा होता है, फिर रा होता है। तो इसमें सब चीज जो है क्या होता है सर, इसमें जो होता है आपका जो हलंत वाला प्रयोग होगा, यह आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल आप बार बार देख करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में यह मिसप्रिंट हो जाता है कि उसमें हलंत नहीं लगा है किसी बुक में, तो बुक में आपकी गलती निकल सकती है। तो यह सर क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन सर कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं सर, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहां से एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक क्वेश्चन जो 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में था, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था।
वहां पे ऑप्शन क्या दिया गया था सर? दो ऑप्शन में क्या था? 48, 50, 52, 44 ऐसे ऑप्शन थे। वहां आपको क्या करना था? जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, या आपको बीएड जो बुक आई है उसमें नहीं मिलेगा, यह बीएड 2021 का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया है। अब यहाँ पे जो प्रश्न था, अब जो बुक आपकी आई है वो स्मृति आधारित है कि किसी बच्चे ने आकर बताया, दूसरा प्रश्न बता दिया, तो ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है, मूलतः वर्डों की संख्या पूछा गया था, वो आपसे सारे वर्ड पूछ रहा चाहता था। लेकिन कुछ लोग पढ़ के गए भैया 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर मिला दो 44 हो जाते हैं, तो 44 सही कर देंगे, बल्कि वहां पे 44 नहीं दिया गया था। वहां पे 44 ऑप्शन भी नहीं था। 44 होता तो लोग 44 कर सकते थे। वहां पे शायद 48, 50 और इनमें से कोई नहीं नॉट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। आप हिंदी में लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन में बिल्कुल था। अब जब यहां से आप करेंगे तो वहां पे जब था तो आप लोग 52 कैसे करते? तो 52 आपको वही बताया जा रहा है, 52 हम बताने का प्रयास करेंगे कैसे आप करते तो आपका यह सही हो जाता। अब यह करते 4, 7, 4, 11 स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए और 27 सर क्या होते हैं? स्वर कितने हो गए सर? 11 हो गए। और क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन सर कितने हो गए? 27 हो गए। अंतस्थ व्यंजन सर कितने हो गए? 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन सर कितने हो गए? 4 हो गए। आगत व्यंजन सर कितने हो गए? 2 हो गए। और संयुक्त व्यंजन सर कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 2 6 4 10 4 14 और 7 21 1 22 का 2 2 2 4 1 5 मतलब 52 हो जाते हैं। यह पूरा निचोड़ इसका है। इस तरह से जो पूछा जाता है तो 52 हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है, अनुनासिक व्यंजन किसे कहा जाता है और अनुनासिक व्यंजन किसे कहा जाता है? अनुनासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जो ए आपका परिवार होता है, जो पंचम अक्षर परिवार होता है, जैसे का वर्ग का 5वां अक्षर, चा वर्ग का 5वां अक्षर, या टा वर्ग का 5वां वर्ण और ता वर्ग का 5वां वर्ण, पा वर्ग का 5वां वर्ग, यह जो होता है यह आपका जो होता है, या इसे आप क्या कहते हैं, या इसे आप या यूपी टेट के एग्जाम में जो आपके प्रश्न अब की बार पूछा गया है, 2022 में ही एग्जाम हुआ है उसका, जो अभी जल्द में एग्जाम हुआ है, वहां पे यह पूछा गया था कि अनुनासिक व्यंजन सर क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन सर क्या होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन पूछा गया है, तो यह होता है 5वां अक्षर होता है। अनुनासिक व्यंजन होता है या नासिक व्यंजन आप कह सकते हैं, नासिक व्यंजन तो क्या होता है सर? वह पंचमा अक्षर होता है, मतलब कि जो ये परिवार होता है इस फैमिली ग्रुप का 5वां अक्षर होता है, मतलब अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक या नासिक व्यंजन जिसे आप बुक में मिल जाएगा आपके, हो जाता है। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। हर फैक्ट के हिसाब से बता रहे हैं, जो आपके बुक में आप लाखों मतलब क्या कहते हैं, हजारों प्रश्न पढ़ लेंगे तब जाके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और हम जितनी मिनट की यह क्लास होगी उसमें सारे टॉपिक यहाँ से सारे क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका उच्चारण स्थान आपको बताते हैं, कौन सा उच्चारण स्थान होगा। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान सर क्या होता है? उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपके सदैव पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब या का वर्ग चा वर्ग मिटा सकते हैं, आप लोग समझ ही चुके हैं। अब जैसे इसे आप नासिक व्यंजन भी हम मिटा दे रहे हैं, नासिक व्यंजन भी हमने मिटा दिया। अब जब नासिक व्यंजन भी हमने मिटा दिया, अब नासिक व्यंजन हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ये था और ये वाला था और ये था, फिर ना था, फिर माँ था। हमने नासिक व्यंजन को लिख लिया। या आपको भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये नासिक व्यंजन होते हैं, तो यह 5वां अक्षर नासिक व्यंजन होता है। अब यहाँ से अब उच्चारण स्थान हम आपको बताएंगे कैसा होता है, के, खे, ग, घ, अंगा। और यहाँ पे आ कर लीजिए आप और विसर्ग कर लीजिए, आ कर लीजिए और विसर्ग कर लीजिए, और आ कर लीजिए, विसर्ग कर लीजिए और हा कर लीजिए।
हाँ कर लीजिए सर। यह क्या होता है सर, 5 3 8 हो गए आपके। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यह क्या हुआ, इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है, कंठ से क ख, तो यह कंठ से होता है, क ख ग घ अंग अ विसर्ग और हा। इसका उच्चारण स्थान सर क्या होता है, कंठ से होता है, कंठ से होता है। जैसे यह व्यक्ति है, फिर जब यह बोलेगा तो भैया यह क्या है, के खे गे घे, मतलब यह कहाँ से है, कंठ से उच्चारण स्थान होता है। यह चीज आपको भी क्लियर हो गई होगी। मतलब का पूरा खानदान, मतलब पूरा परिवार का वर्ग होता है, का पूरा वर्ग जो होता है यह कंठ से होता है। चलो ऐसे बता देते हैं, का वर्ग जो होता है यह बता ही दिया हमने, जो होता है का, इसका उच्चारण स्थान सर क्या होता है, कंठ से होता है। का वर्ग का पूरा परिवार कंठ से होता है, मतलब कंठ से उच्चारण होता है। चा छा जा झा को क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इस परिवार को चा वर्ग को कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और यह तालु से, मतलब तालु से होता है। यह किससे होता है, यह आप बताइए। चे छे जे झो होता है, चे छे जे झा जो होता है आपका कैसे होगा, तो यह आपका तालव्य होगा, तालव्य मतलब तालु से होता है। इसका उच्चारण स्थान कैसे होगा सर, तालु से होगा। या क्या होगा सर, मूर्धन्य होता है, मतलब कठोर ध्वनि जिसे आप कहते हैं कर्कश कहते हैं। और क्या होता है सर, ता था द ध न, ता थ द ध द, तो दा क्या होता है, दांत से होता है, तो ता वर्ग में आता है दा, तो दांत मतलब पूरा परिवार दंत से हो जाएगा, मतलब दंत उच्चारण दांत से होता है सर। और पा फा जैसे क्या होता है, आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे इसे क्या कहते हैं, फूफा कहते हैं, मामा कहते हैं, मामी कहते हैं। क्या क्या होता है, यहाँ से ओठों से उच्चारण होता है, मतलब ओष्ठ से होता है, मतलब ओष्ठ से होता है। इसका उच्चारण जैसे क्या है, फूफा है, बुआ है, इसमें पूरा रिश्तेदार आ जाता है, तो पावर क्या है, ओठ से उच्चारण स्थान होता है। यार अलावा आपको बता ही चुके सर, अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं। या क्या होता है सर, अंतस्थ व्यंजन होता है। और सा सा ह, या क्या होता है सर, ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। और या छात्रंग यास्त्रा क्या होता है सर, यह भी आपको बताया गया है, यह आपको बताया गया संयुक्त व्यंजन होता है। यहां से सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर आपका आएगा नहीं। अब आप देख सकते हैं, क ख ग घ क्या होता है, कंठ से होता है, कंठ से उच्चारण आप बोलते हैं। च छ ज बोलते हैं, तालु से उच्चारण होता है। ट ठ डा मूर्धन्य या कर्कश ध्वनि कहते हैं सर, कर्कश मतलब कठोर ध्वनि आप इसे कह सकते हैं। और ता था द ध ना मतलब दांत से उच्चारण होता है। पा फ ब भ म ओठ से उच्चारण होता है। प फ ब भ से फूफा है, बुआ है, भाभी है, मामा है, या ओठ से उच्चारण होता है। या अलावा अंतस्थ होता है। श श ह ऊष्म व्यंजन होता है, गर्म ध्वनि निकलती है। और छात्रंग या संयुक्त व्यंजन होता है। अब कुछ चीजें स्वर के बारे में हम बताएंगे कि कौन से उच्चारण हो सकते हैं। और 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर अर्धस्वर आपके क्या होते हैं, अर्धस्वर जिनका प्रयोग स्वर में भी कभी कभी होता है। तो अर्धस्वर सर क्या होते हैं, या होता है या ओ होता है। या आपसे सदैव पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। और 2 प्रश्न हम देख लेते हैं कौन से आपके एग्जाम में आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। दंतोष्ठ एक आपसे पूछा गया है, एक अर्धस्वर, एक लुंठित व्यंजन और एक पार्श्विक व्यंजन। आपसे एक पूछा गया है पार्श्विक व्यंजन। या जो है आपके जो था यहाँ पे 21 में यह प्रश्न आया था, पार्श्विक व्यंजन आया था। 2 ही प्रश्न आए थे, एक पार्श्विक व्यंजन का आया था और एक ध्वनि वाला आया था। ध्वनि वाला 3 प्रश्न थे वहां से। अब यह पार्श्विक व्यंजन आया था। पार्श्विक व्यंजन सर क्या होता है, या एक प्रश्न आपका था और या आप नहीं था, या पूछा जा सकता है। तो लुंठित व्यंजन क्या होते हैं सर, लुंठित व्यंजन क्या होता है, तो लुंठित व्यंजन आपसे पूछा जाए तो रा होता है। और पार्श्विक व्यंजन सर क्या होता है, ला होता है। और अर्धस्वर क्या होता है, या वा होता है। अर्धस्वर या वा, पार्श्विक व्यंजन ला होता है, लुंठित व्यंजन रा होता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या, कौन से उच्चारण स्थान हम बताने को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। फिर आपको बताते हैं कि कौन सी चीज, जैसे यहाँ पे एक और चीज है
जो आ का उच्चारण स्थान होता है, आ का उच्चारण स्थान, आ का जो होता है या कंठ से होता है, कंठ से इसका उच्चारण स्थान जो आ का होता है। विसर्ग का भी जो होता है, विसर्ग जिसे आप बोलते हैं इसका भी होता है कंठ से। और हा जो होता है, इसे हा का उच्चारण भी स्थान कंठ होता है, अ का स्थान भी कंठ होता है और विसर्ग का स्थान भी कंठ होता है और का वर्ग का पूरा परिवार कंठ से उच्चारण होता है। तालु से क्या होता है सर? तालु से सर क्या उच्चारण होता है? मतलब तालु से ई होता है, ई होता है, तालु से ई होता है और चा का पूरा परिवार तालु से उच्चारण होता है। और सर कौन सा होता है? और तालु से सर क्या बताए थे? तालब से आपको बताए थे। तालब से मतलब तालु से होता है, तो चा वर्ग पूरा तालु से हो जाएगा, चा वर्ग। ई जो है तालु से हो जाएगा और सा क्या हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। ई है, बड़ी ई पूछ ले या सा पूछ ले, तालब सा पूछ ले, तो यहां से यह प्रश्न आपका बन सकता है। दंत सा और ओष्ठ से, मतलब ऊ जो है आपका और ऊ है, इसका उच्चारण स्थान सर क्या होता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ से मतलब ओठ से उच्चारण करते हैं। और क्या बताए थे? फूफा मामा वाला बताए थे, प फ ब भ म और ऊ ओष्ठ से उच्चारण स्थान होते हैं। तो यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, या आप नोट कर सकते हैं। कर्कश ध्वनि, कर्कश ध्वनि या कठोर ध्वनि, या इसे कठोर ध्वनि इसे कहते हैं, जबकि कंठ से उच्चारण का वर्ग होता है। तालु से क्या होता है? तालु से उच्चारण सर किसका होता है? चा का होता है। दंत का उच्चारण किससे होता है? तथा दधा न हुसा होता है। ऊ क्या होता है? ओष्ठ होता है। नेक्स्ट आपका क्या बताया जाए? अब यहां से दो प्रश्न और बनेंगे, दो प्रश्न और बनेंगे, देखते हैं। अब लोगों को लग रहा होगा कि इतना बता दोगे भैया, जब 3 प्रश्न आपके यहां से आने, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो समय तो लगेगा ही। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन एक बनेगा, जैसे जो बनता है ए बनता है, आ बनता है और ई बनता है, आ बनता है और ई बनता है, तब ये जाके क्या बनेगा? आ बनेगा, ई बनेगा, तो यह क्या बनेगा? ए बनता है, ए बनता है। ए का उच्चारण स्थान सर क्या होता है? और आ बनेगा फिर ए बनेगा, आ बनेगा फिर ए बनेगा, तो क्या बनता है? आ ए बनता है। अब आपको बताने का प्रयास हम करेंगे कि कैसे यह बना और कैसे इसका उच्चारण स्थान होता है। यह आपके बार बार पूछा जाता है। ए का उच्चारण स्थान हमने क्या बताया सर? कंठ होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या बताया? कंठ होता है। ई का क्या बताया? तालु होता है। तालु होता है मतलब तालव्य होता है। तो क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। मतलब क्या होता है? कंठ तालव्य, यह होता है कंठ तालव्य आपका हो जाता है। अब यह क्या है सर? यह भी तो कंठ तालव्य है। जी हाँ, यह भी कंठ तालव्य है। तो आपसे अगर ये और आए का उच्चारण स्थान पूछा जाए कि इनका उच्चारण स्थान सर कहाँ होता है, तो ए आए क्या होता है सर? कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? ओ जो है, ऊ हमने आपको क्या बताया था? ओष्ठ से बोला जाता है सर। ऊ क्या बताया था? ओष्ठ से बोला जाता है। तो आधन, आधन ऊ आप जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है? ओ बनता है सर, ओ बनता है। और आधन जब ओ करेंगे, ओ करेंगे तो क्या बनेगा? आओ बनेगा, जिससे औरत होता है, आओ से औरत होता है। तो क्या होता है? आ जो होता है कंठ से होता है, ओष्ठ से होता है, तो यह क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। या कंठोष्ठ इस तरह लिख सकते हैं, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसका उच्चारण जैसा कंठ लिखते हैं तो आप करेंगे कंठ, सर कंठ होता है, फिर क्या करेंगे? ओष्ठ होता है सर, तो कंठोष्ठ होता है। आपसे पूछा जाएगा कंठोष्ठ स्वर कौन से हैं या कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो ओ आओ हो जाता है, तो यह भी कंठोष्ठ हो जाएगा, यह भी कंठोष्ठ हो जाएगा। अब यह भी कैसे हुआ? मतलब यह कंठ होता है, यह ओष्ठ होता है, तो यह जो इसमें मिला तो यह भी इसने भी कंठोष्ठ इससे कर दिया, तो यह सब क्या हो गए? यह कंठोष्ठ हो गए। अब यहां से तो प्रश्न और सिंगल प्रश्न बाहर होने की संभावना है नहीं। और लगभग हमने सारे टॉपिक जहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने थे आपको हमने क्लियर करा दिए। मूलतः स्वर कितने होते हैं, वर्ड कितने, और देख लें कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। बस हमने तो लगभग सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। अब आपको क्या करना है? पूरी क्लास 1 से 2 बार में देखना है और अधिक से अधिक यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और जैसे कुछ ये आप याद कर लीजिएगा, कंठ तालव्य भी है, कंठ तालव्य जो ए आए बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ओ कंठोष्ठ होता है, स्वर हर्ष स्वर क्या होते हैं, आ ई उ रे, मतलब 2 मिनट में हम रिवीजन करा देते हैं। सर क्या होता है, हिंदी क्या होता है, राजभाषा है। हिंदी कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को सर क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, या किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343 में है। भाग 17 में राजभाषा है और भाग 17 अनुसूची 8 में जो है हमारी भाषाओं के संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट आपका क्या है, सर का वर्ग जो होता है कंठ से उच्चारण होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य मतलब कठोर ध्वनि होती है, और ता वर्ग का उच्चारण ता था दा से दांत होता है, और दा के फैमिली मेंबर कौन होते हैं, ता होता है मतलब दंत वर्ग हो जाता है। पा पा भा मामा मतलब ओठ होता है, ओठ से उच्चारण होता है। यार अलावा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स स ह क्या होता है, ऊज व्यंजन मतलब गर्म ध्वनि निकलती है। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छात्र अंग्या श होता है। इसे हमने बताया था कि कौन कौन से वर्ड मिलके संयुक्त व्यंजन बनते हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। और हमने पूरी मेहनत की आपको समझाने की। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।